बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद ने बिल आखिर ऐलान कर दिया कि वो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और उनकी आमद पर मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे भी किए जाएंगे। काफ़ी अरसे से इस बात का इंतज़ार था, मुख्तलिफ तारीखें दी जाती रहीं, लेकिन बिलाखिर आज मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत लंदन में सर जोड़कर बैठी है। उसके बाद ये ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी बज़िद है और नज़र आती है कि वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात चाहती है। क्या मुस्लिम लीग नवाज़ भी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात चाहती है? क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होते दिखाई देते नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर, पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं। मरीम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर मिली। उससे पहले अमरीकी सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से मुलाकातें की, मुल्क की सियासी जमातों से मिले और इस बात का इयादा किया कि मुल्क के अंदर जो भी आज़ादाना और शफाफ तरीके से हुकूमत आएगी, अमेरिका उसके साथ अपने तल्लुकात कायम रखना चाहता है। एक अहम खबर भी आपसे आज शेयर करनी है। वो खबर ये है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को सज़ा देने वाले जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई, एक किरदार कुशी की मुहिम, धमकियाँ दी गई सोशल मीडिया पर, उसके बाद उन्होंने इस बात का इजहार किया कि उन्हें यहाँ से तबादला करके उनका FIA में भेज दिया जाए। उनके तबादले के हवाले से भी आज सारा दिन ये खबरें सरगर्म रहीं कि हुमायूं दिलावर को उनके ओहदे से हटा दिया गया, हालांकि उनकी अपनी ही दरख्वास्त पर उन्हें FIA में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका कहना यह है कि उनकी फैमिली के वाले से, उनके घर के वाले, उनके ख़ानदान के वाले से जो सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव मुहिम चलाई जा रही है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है, उनकी जान की धमकियाँ दी जा रही हैं, इसके बाद वो मुनासिब समझते हैं कि उन्हें यहाँ से तब्दील कर दिया जाए, जिसके बाद उन्हें FIA में भेजा जा रहा है। ना उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है, ना महकमाना उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा फैसला है कि उन्हें कोई जबरी तौर पर FIA में भेजा जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल का आज जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से सीनियर सहाफ़ी अज़हर जावेद साहब, समा न्यूज़ से वाबस्ता हैं, ग्लोबल हेड ऑफ़ न्यूज़ अफेयर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद हमारे साथ आज प्रोग्राम में वक्त देने का। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, मुल्की सियासत पर उनकी गहरी निगाह रहती है और इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से भी हम जो है वो साबिक इलेक्शन कमीशन के माहिरीन से रब्ता भी करें और उनको भी पूछें कि ये जो मुलाकातें हुई और उसके बाद जो सदर मुमलकत को ख़त लिखा गया, फिर जवाबी ख़त आया, इस पे कानूनी जो है वो नुकात क्या हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लंदन, जहाँ सबसे अहम बैठक आज सजी अज़हर जावेद साहब के पास। अज़हर जावेद साहब, आज लंदन में बड़ा अहम फैसला हुआ, मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। आप भी मिले मियाँ नवाज शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ से, 3.5 घंटे तक आपकी भी मुलाकात हुई। क्या फैसला हुआ? और इस हवाले से कभी सितंबर कहा जाता था, कभी अक्टूबर कहा जाता था, कभी कहा जाता था जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो मियाँ नवाज शरीफ वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या क्या फैसले किए हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इस मीटिंग का या इस फैसले का जो बैकग्राउंड है कि शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ लंदन आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और उस मुलाकात में जो तय हुआ था कि अक्टूबर में वापस आ जाएगा। आज पहली दफ़ा हुआ है कि जो टॉप लीडरशिप है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने खुद तारीख दी है। इससे पहले कोई तारीख जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आई थी, सब कयास आराइयाँ ही की जाती थी। लेकिन आज पहली दफ़ा ये हुआ कि वो नवाज शरीफ साहब साथ खड़े थे और शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से बात की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो अक्टूबर में वापस आ रहे हैं। मुमकिन तारीख 15 अक्टूबर कह सकते हैं आप कि नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इस हवाले से जो मीटिंग्स थी, आज भी तकरीबन मुझे मौका मिला दोनों से बात करने का, काफ़ी देर बात हुई। तो नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ जो शहबाज शरीफ साहब बैठे थे उन्होंने भी बड़ा वादे तौर पर कहा कि नवाज शरीफ साहब हमारे ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे बल्कि हमारे वजीर आजम के भी उम्मीदवार होंगे। जो पहले बात होती रही कि इलेक्शन से पहले वो वापस आना चाहते हैं, तो बिल्कुल अब इंतखाबी मुहिम तो एक किस्म की
शुरू हो चुकी है। ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियां अपनी अपनी साफ आराया हो रही हैं, और आज भी नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी बातें की, ज़्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन कुछ लुब्बे लबाब यही था कि वो कहते हम्म, हैं कि जो मुस्लिम पाकिस्तान के मसाइल हैं जो 2017 हैं, उस हम्म, पोजीशन पे हमें जाना होगा। वो 2017 से लेके 2022 तक जो चीज़ें हुई, जिस तरह मुल्क हम्म, के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, एक शख्स को बकौल उनके नस जितवाया गया, उन्होंने हम्म। कहा कि ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ था, और उनका ये कहना था कि वो होप के साथ, उम्मीद के साथ और पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से एक लंबा रोड मैप देना चाहते हैं। लेकिन फिर एक उनकी बात यही था कि उन्हें आइंदा इस तरह की कोई मुहिम जोई नहीं होनी चाहिए जिस तरह पहले होती रही। जी मलिक साहब। अच्छा जवेद साहब, क्या ये डिस्कस हुआ कि जब मियां नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, जेल जाएंगे, क्या होगा? क्या मियां नवाज शरीफ को सरेंडर तो करना है? देखिए मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल कानून का सामना करेंगे। आज भी बड़ी तफसीली बात हुई, और उन्होंने अपनी लीगल टीम को इस हवाले से तैयारी की हदायत कर दी हुई है। लीगल डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें राहदारी जमानत, आपको पता, अब तो पीटीआई के चेयरमैन की मोहब्बत में जो अदालतों ने जिस तरह जो प्रेसिडेंट सेट की हुई हैं, अब तो अदालत के अंदर जाए बगैर ही आपको जमानतें भी मिल जाती हैं, सब कुछ मिलता है, तो वो प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी हैं। तो अब यही होगा, मेरी जो इतलात है कि वो एक राहदारी जमानत लेंगे, हिफाजती जमानत भी उसे कह सकते हैं, और उसके बाद वो लाहौर लैंड करेंगे। लाहौर में उनका इस्तकबाल होगा, फिर उसके बाद जो डेट होगी वो हाई कोर्ट या मुतल्लिका इस्लामाबाद या लाहौर जहां भी होगा वो वहां पेश होंगे। लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि अब वो मुफाम यू कह सकते हैं ना कि शराफत की सियासत वो अब खत्म, और मुजाहमत की सियासत, और अब चीज अपने बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए नून लीग अब हर हाथ तक जाने के लिए तैयार है। अब सैफुल मुलूक खोखर साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर है, वो भी मौजूद थे, उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। तो इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से 1 मिलियन लोगों का सेट जो टारगेट है सेट किया गया है। पंजाब भर से लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, और अक्टूबर में डेट ले जाने की एक वजह और भी थी कि सितंबर में गर्मी काफी होती है, अक्टूबर में वेदर भी ठीक होगा, ठीक। लोगों को आने जाने में आसानी होगी। तो इस हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उन तमाम इस्तकबाल की तैयारियों को लीड मैं करेंगी। वापस आता हूँ आपकी तरफ। असद जवेद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का बिल आखिर ऐलान कर दिया गया। इससे लगता है कि जो पीपल्स पार्टी की डिमांड नज़र आती है 90 रोज़ में इलेक्शन, जल्द इलेक्शन अगर 90 रोज़ में नहीं होते तो मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो इस बात की तैयारी कर चुकी है कि इलेक्शन अब जल्द हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर हल्का बंदियों की तरफ जाता है या बाकी जो मामलात हैं उससे इलेक्शन करीब नज़र नहीं आते, लेकिन मियां नवाज शरीफ का ऐलान क्या रेलिवेंट है इससे कि इलेक्शन जल्द हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मियाँ साहब के हवाले से मुतअद्दिद माज़ी के अंदर तारीख़ देते रहे, और मरियम साहिबा भी देती रहीं जो कि उनकी साहबज़ादी हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई सदाकत नहीं आई। अभी भी 15 सितंबर की तारीख़ 15 सितंबर चला जी। गया। मेरा ख़्याल है साल का भी तयन कर लिया जाए तो बेहतर होगा। मियाँ साहब को जो है वो हर किस्म की गारंटीज़ चाहिए, 110% चाहिए, और 110% गारंटी कोई भी मुल्क में नहीं दे सकता। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने से कोई कानून नहीं बदल जाएगा, कोई जो है वो आइन नहीं तब्दील हो जाएगा, उनको उसी के दायरा इख्तियार में रह के काम करना पड़ेगा। अभी जो मियाँ साहब हैं, ज़ाहिर है वो बरतानिया में रहे हैं, काफ़ी अरसा जो है वो पाकिस्तान की सियासत से दूर भी रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर और बात होती है, और वहाँ बैठ के सियासत के साथ जुड़े रहना, लोगों के साथ टेलीफ़ोनिक राब्ता रखना एक और बात होती है। अब इसके अंदर बहुत अहम बात ये है कि मियाँ साहब के आने के साथ क्या उनके पास कोई बेहतर प्लान है? अगर तो वो एक बेहतर और बरतर प्लान के साथ आ रहे हैं, फिर तो यकीनन वो पाकिस्तान की सियासत में कोई भौचाल ले आएँगे। लेकिन अगर कोई प्लान नहीं है और रवायती सियासत का जो है वो उन्होंने अमलन मुज़ाहिरा करना है, तो फिर मेरे ख़्याल में उनके आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ास तौर पे
जबकि पीडीएम की हुकूमत जो है वो इस टाइम पे तकरीबन जो उनकी पाकिस्तानी रुपये की जो डिवैल्यूएशन हुई है वो 57.4% उनके दौरे हुकूमत में हुई है। और अभी जो मौजूदा हुकूमत है इसके अंदर 5% जो है वो डिवैल्यूएशन हो चुकी है। ये बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। बिजली का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गैस का, बेरोजगारी का बिल्कुल ठीक है। और पोलराइजेशन का, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये है कि मियाँ साहब जो आते हैं वो क्या एजेंडा लेके आते हैं, क्योंकि मैजिक वॉन्ड, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। अब लेकिन पीपल्स अब्दुल्ला साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि 2018 में जो कुछ हुआ, मियां नवाज शरीफ मैदान से आउट थे, इमरान खान के लिए मैदान मारना आसान था। इस बार बज़ाहिर नज़र आता है कि इमरान खान साहब इन इलेक्शन में मौजूद नहीं हैं। अगर मियां नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन के अंदर होते हैं तो जो वो जिस प्लेइंग लेवल फील्ड की बात की जा रही थी वो तो अब उससे ज़्यादा काम हो चुका। अब तो अगर इमरान खान साहब भी मौजूद नहीं होते, मियां नवाज शरीफ को इसका एज मिलेगा। देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनका अभी 2 दिन पहले बयान था कि ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। तो मेरा ख़्याल है इसको गौर करना चाहिए। जो टीम इस टाइम पे आई है, वो भी आप देखें कि वो अपने-अपने उसके अमूर के माहिर हैं और अच्छी रिप्यूट के मालिक हैं। अब मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं कोई सदाकत ज़रूर है कि जी आपका ये जो सेटअप है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पार्टियों के अंदर भी ये बात तशवीश पाई जा रही है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी को भी 90 दिन की बात के ऊपर अब ज़्यादा वो ज़ोर दे रहे हैं। तो एक तरफ तो मियाँ साहब की वापसी है, दूसरी तरफ जो है मौजूदा हुकूमत का ठीक है। जो दौरानिया है, उसका तवील होना नज़र आता है। मैं ये देख रहा हूँ कि इस ठीक है। टाइम पे जो की डिमांड है, असल में ये अंदर का एक फ़ियर है, जिसका हम्म इज़हार राय किया है। बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूँ वापस अजहर जवेद साहब से। हल्का सा मैं शॉर्ट सा कमेंट ले लूँ चूँकि मुझे ब्रेक लेनी है। अजहर जवेद साहब, जो अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों को शायद इस बात का डर है कि इलेक्शन कहीं आगे ना चले जाएं, ये डर मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के पास भी डिस्कस हुआ है? देखिए जी, बात यही हुई है। तो नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है। मैं पहले भी आपके एक प्रोग्राम में और भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ का साहब का प्लान था कि वो इलेक्शन से 4 से 6 हफ्ते पहले आएंगे। तो मेरे ख्याल में वो नवंबर में भी इलेक्शन के लिए तैयार है, और हो सकता है नवंबर के इलेक्शन की वजह से ही वो अक्टूबर में आ रहे हो, क्योंकि कुछ हल्कों की तरफ से फरवरी की बात की जा रही थी। लेकिन अब उनके अक्टूबर में आने का मतलब मुझे जो लग रहा है कि इलेक्शन नवंबर में हो सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी लेकिन ने ये भी जो डिस्कस बात किया की गया, तो ये पार्टी दोनों लीडरशिप नहीं ने ये चाहते। डिस्कस किया है इस बात को कि ये जो पीपल्स पार्टी को खौफ है या बाकी इस पूरे मुल्क के अंदर एक अमूमी फजा बनी हुई है कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, फरवरी से भी आगे जा सकते हैं। देखिए मलिक साहब, कहानियां तो बहुत चलती हैं और सोशल मीडिया का जमाना है। आप किसी के जुबान या किसी के हाथ को तो नहीं रोक सकते। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल नजर आ रही है, मेरे ख्याल में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आज की मीटिंग के बाद भी और पहले भी जो कुछ मालूमात थी कि इलेक्शन फरवरी से आगे नहीं जा सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो हालात हैं, नवंबर में इलेक्शन होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी कहा है और इनका राब्ता बर है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। मुख्तलिफ जो मामलात हैं ये ठीक है। लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं। तो इसी पे बात करेंगे कि क्या ये खौफ पार्टियों के अंदर मौजूद है। अगर खौफ मौजूद है तो फिर सियासी जमातें कर क्या सकती हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह दे कि इलेक्शन होंगे तो फरवरी में होंगे, उससे पहले फिर सियासी जमातें कैसे इलेक्शन को पहले ला सकती हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। कामरान साहब, सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने तो वापसी का ऐलान कर दिया, अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें राहदारी या कोई हिफाजती ज़मानत दी जा सकती है क्योंकि ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। क्या मियाँ नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के सामने, या उनकी ज़मानत पहले ही हो सकती है पाकिस्तान आए बगैर? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात प्रोटेक्शन देते हैं अदालत तक पहुँचने की। ठीक। तो वो फ्लाइट नंबर वग़ैरह देना पड़ता है कि किस फ्लाइट से आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं और
उसके बाद जो है वो फिर कोर्ट कह देती है, ये आम प्रैक्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कोर्ट कह देती है कि जी इसको गिरफ्तार न किया जाए और ये सीधा जो है वो कोर्ट से, फिर अगर टाइम ऐसा हो तो सीधा कोर्ट आए। फर्ज ठीक कर है। लीजिए मॉर्निंग टाइम में, तो वो फिर सीधे कोर्ट आ जाते हैं और देन उसको एक्सटेंड कि वो सरेंडर जो एक्चुअल सरेंडर हो जाता है, और उस एक्चुअल सरेंडर के बाद जो है ना वो फिर कह देते हैं कि इतना डेट के लिए हाजिर हो, और वो जमानत वगैरह ले लेते हैं बीच में। ये मुमकिन हुआ करता है और ये प्रैक्टिस में है ये बात। फिर उसके बाद बेल ग्रांट करते हैं या नहीं करते हैं, ये बात की बात है। कमरान साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त बात की जा रही है कि इलेक्शन अगर 90 रोज़ में ना हुए, पीपल्स पार्टी ने तो ये भी कह दिया कि मुल्क आइनी बहरान का शिकार हो जाएगा। सियासी जमातें क्या किसी खौफ का शिकार हैं? और ये अगर आइनी बहरान जिसकी पीपल्स पार्टी जिसका जिक्र कर रही है, ये बाकी सियासी जमातों को क्यों नज़र नहीं आता और वाकई बहरान पैदा हो सकता है? देखिए, कल हम इलेक्शन कमीशन के साथ थे और हमने उनको कहा है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज में ही होने चाहिए, और ये 90 डेज में ना होना जो है ना, ये आपकी भी जो है ना वो इज्जत का मामला है कि 90 डेज के अंदर हो, और हमारी भी इज्जत का मामला है। हमको कोई नताइज के साथ, हम डेमोक्रेट हैं, हमको नताइज के साथ जो है ना फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए, मगर नताइज के साथ ये हम किसी मस्बत नताइज के वो नहीं है। हमको इलेक्शन में जाना है और आपको इलेक्शन करवाना है, और 90 डेज के अंदर करवाना है, ये क्लियर किया है हमने कल की अपना इजलास में, और हमारी कंटेंशन यही है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर उनको हल्का बंदियों के नाम पे वो करवाना है तो उसके लिए भी हमने उनको अपना रास्ता दिया था। फर्ज कर लीजिए कि सेक्शन 17 में किसी चीज के लिए जो है वो किसी काम के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए या डिलिमिटेशन के हवाले से मामला के लिए जहाँ पे 30 डेज रिक्वायर्ड हैं, तो हमने उनको कहा कि आप प्रपोजल बना के भिजवाइए, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन जो जिससे मुतल्लिक कानून साजी रिक्वायर्ड होती है, तो आप प्रपोजल भिजवाइए कि वन टाइम के लिए, यानी नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन के लिए जो है वो जहाँ पे 30 डेज रिक्वायर्ड है, आप उसको एक हफ्ता कर दें, मगर ये वन टाइम हो, सनसेट क्लास हो। ये कल हमारी बात हुई है कि जहाँ क्या जहाँ रिस्पांस क्या था कामरान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमीशन का? रिस्पांस पॉजिटिव था। उन्होंने कहा कि हम अगर ये हल्का बंदियों वाला मामला ना हो तो हम 90 डेज में भी तैयार हैं, और ये चीफ साहब की बात हुई थी, मैं उनके साथ वीडियो लिंक पे था। और दूसरी बात उन्होंने जो की है वो ये की है कि आप आ जाइए, इस्लामाबाद आ जाइए, इस बात को जो है ना वो थोड़ा सा और करते हैं, प्रॉप करते हैं कि ये क्या आया मुमकिन है जो आप बात कर रहे हैं कि 30 डेज वाला जो है ना वन टाइम के लिए उसको 1 वीक के लिए ले जाए, और इस तरह से जो है ना करते करते सारे मामला को मिनिमम टाइम के अंदर कंट्रोल करना मुमकिन बनाया जा सके। कामरान साहब, अगर मैं आपको JUI, सेनेट और एक माहिर कानून से अलग करके आपसे एक सवाल पूछूं, एक अमूमी राय जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, हर फर्ज से पूछा जाए कि इलेक्शन कब होंगे, वो कहता है इलेक्शन का कोई पता नहीं है। आप भी क्या ऐसा समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो किसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आगे जा सकते हैं, जो अमूमी एक फ़ज़ा बनी हुई है? देखिए, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो ये बदकिस्मती होगी। इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए, दस्तूर को यहाँ पे आनर करना चाहिए, और दस्तूर अगर आनर ना हुआ तो फिर जो है ना, फिर आप भूल जाइए कि इलेक्शन जो है, फिर अगर 9 महीने अगर बाद होने हैं तो फिर 9 साल बाद भी हो सकते हैं। फिर एक दफा दस्तूर टूट गया और फिर उसके बाद जो है ना, फिर दस्तूर को मुसलसल अगर टूटने में फिर क्या अर्ज होता है। जिस खदशे का मैं इजहार कर रहा हूँ कामरान साहब, आपको भी बतौर एक पाकिस्तानी शहरी ये खदशा नजर आता है? देखिए, खदशा उसमें इसलिए नजर आता है कि एक इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो प्रोग्राम आया उसकी वजह से उस खदशियात को तकवीत मिली, और ये जो लोग आए हैं ये निगरान सेटअप में, इनकी तरफ से जो है ना वो कुछ इस तरह की जो है ना वो बातें कि ये मुमकिन है कि वो ये लंबा हो जाए मामला, तो ये लंबा नहीं होना चाहिए, 90 डेज में होना चाहिए। इस पे आप सोचिए भी ना कि इसको 90 डेज से 90 डेज प्लस 1 डे भी इस पे होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। आप मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ कामरान मुज्जा साहब। अजहर जावेद साहब, जो कामरान साहब बात कर रहे हैं, बात तो वही है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। ये खदशात अब हम समझें कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए ख़त्म हो गए?
जी, मेरा जो ख्याल है या जो मेरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है या जो बात हुई है, मेरा ख्याल है इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जो मुस्लिम लीग नून है वो भी अब चाहती है कि इलेक्शन हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी की जो कैफियत है वो जितनी देर चलेगी पाकिस्तान के लिए मामला इतने ही खराब होंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं मलिक साहब, इलेक्शन आगे जाने से पहले या होने से पहले नवाज शरीफ साहब को भी तो इंसाफ देना होगा ना। आप बात देखें, जो जुडिशरी ने मामलात किए, जस्टिस साकिब निसार ने किए, उनके जो साथी बेंचेस के लोग थे, उन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में जाके नवाज शरीफ को जिस तरह नाअहल किया और निकाला, क्या वो एक आइन की मिसाल थी? क्या आइन पे पहले अमल हुआ है? क्या आप ये कह सकते हैं जो जज अरशद मलिक जिसमें उसकी वीडियोस आ चुकी हैं और उसने बताया कि कैसे उसको उनको निकाला गया, कैसे उनको मजबूर किया गया कि सजा दे, क्या ये बात सच नहीं थी? बल्कि आज भी इस पे काफी डिस्कशन भी हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक सवाल खुद पूछा। उन्होंने कहा कि क्या 2017 वाला पाकिस्तान जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, क्या इसको उनको हटाने के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हुई? और इस सारी सूरत हाल में अगर आप कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो बिल्कुल जरूर हो, लेकिन मामला फिर वही आता है, क्या नवाज शरीफ की जो नहलियत है उसके खत्म किए बगैर या नवाज शरीफ को जो इंसाफ दिए बगैर आप इलेक्शन कर सकेंगे? 2017 के इलेक्शन में, ये जो सॉरी 2018 के इलेक्शन में जिस आरटीएस बिठा के आधी रात को जैसे जितवाया गया एक पार्टी को, जैसे उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून पंजाब में अक्सरियती पार्टी थी, फिर भी उसको हुकूमत नहीं दी गई, तो इन सारी चीजों का अजाला कौन करेगा? नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और जो आज मैंने अभी बात की, मुझे इससे लगता है कि इलेक्शन नवंबर में होंगे, क्योंकि उन्होंने ठीक। हमेशा पहले बात की, जो उनके जराये थे कि वो इलेक्शन से 4 से 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान में होंगे, और वो इलेक्शन के बिल्कुल करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन के करीब आके उनके पास ठीक। टाइम, जो अगर वो ज्यादा जल्दी आएंगे तो उनके लिए इसलिए मसाइल होंगे कि महंगाई और दूसरी चीजें हैं, वो उनके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। तो मैं बड़ा इस पे मुझे जो एक कन्विक्शन हो रही है कि ये सेटअप ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और ठीक है। इलेक्शन जो है वो नवंबर में होते नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर हम इलेक्शन की बात करें, क्या आपको लगता है मियां नवाज शरीफ जैसा एक ज़ीरक सियासतदान, 3 बार मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, वो कोई ऐसा घाटे का सौदा कर सकते हैं कि इलेक्शन ना हो और वो वापस आ जाए? अब्दुल्ला साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अब्दुल्ला ये हमीद गुल आपको साहब, आवाज आप? जी जी। ठीक। देखिए, गारंटीज कोई भी नहीं देगा, ये बात तो बड़े वाजे है, और 3 दफा तो वो प्राइम मिनिस्टर, 1 दफा उनके भाई प्राइम मिनिस्टर। लेकिन साथ ही साथ ये है कि एक ही अहम सवाल है जो इस टाइम पे अहम मुक्तदर हलकों के अंदर चल रहा है, कि ठीक है इलेक्शन जो है वो आ जाए, तो जो माजी के अंदर जो कुछ हुआ, इलेक्शंस के नतीजे में हुकूमतें आई, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया वो आप और मैं दोनों बखूबी जानते हैं, और पूरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। यानी कि कोई एक प्लान होता है, आप प्लान बताते हैं कि ये आपका मुआशी प्लान है, ये आपका जो है वो प्लान है डिफेंस के हवाले से, ये लेकिन प्लान आपका। अब्दुल्ला साहब, करना तो सियासी जमातों नहीं है ना, या फिर मार्शल लॉ लगा दें या इलेक्शन करवा लें। नहीं, तो ये देखें ना, तजुर्बे तो पाकिस्तान में होते रहे, और मेरा ख्याल है कि हम एक और तजुर्बे से गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान को इस टाइम पे जो है वो जो दरपेश मसाइल हैं उनका हल सियासतदानों के पास नहीं रह गया। ये बिलावल भुट्टो अपनी आखिरी तकरीर जो असेंबली में करके गए, उन्होंने मियां नवाज शरीफ और अपने वालिद को, आसिफ जरदारी को जो है वो मोरद इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि वो नाकाम हो गए हैं, और देखें ये 16 महीने की जो हुकूमत थी, इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं, बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो अहम है। आपने शुरू में एक बात कही, वो बड़ी अहम थी, कि गैर मुल्की सफीर जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं, चाहे वो नॉर्वे के हों, चाहे वो ठीक है। ब्रिटानिया के हों, वो ईयू के हों, या अमेरिकन हों। अब ये डोनाल्ड ब्लूम जो है, इनका माजी जो है वो बड़ा खतरनाक रहा है। इन्होंने अरब दुनिया में क्या गुल खिलाए हैं वो आप कोई के इल्म में है। अब डोनाल्ड ब्लूम का जाके मिलना और पाकिस्तान के मामले पे दो बातें करना, कि एक तो जो है वो हम तमाम मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार हैं, दूसरा ये है कि जी वो कानून के मुताबिक होना चाहिए। उनको ये बातें किसने बताई? दफ्तर खारजा से इजाजत लिए बगैर वो कैसे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए? ये बड़ा अहम सवाल है,
और इसके आपको जवाबात मुस्तकबिल में नजर लेकिन आएंगे। अब्दुल्ला और साहब, आप ये तो देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप मिली थी उन्हें, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर पर नाश्ते ये पर खुद रिक्वेस्टें करती रही कि हमें सपोर्ट जी जी किया जी जाए। सियासतदान तो खुद कहते हैं ना मलिक जी। मलिक साहब, बिल्कुल, मैंने तो ये ऑफिशियली मेरा बयान मौजूद है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के घर पे जब 5-6 सुफरा की मुलाकातें हुई, तो हम्म। उसके अंदर उसके 3 दिन के बाद सदर पाकिस्तान जो है वो ट्वीट करते हैं अंग्रेजी उर्दू के अंदर, पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, वो खत का सहारा नहीं लेते। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ हुआ उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, वो खत नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप समझ जाए ना कि मामलात ठीक है। कहाँ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बड़ा मार्का पेश आने वाला है, जिसके अंदर जो इंसाफ वाले इदारे हैं और इसी तरीके से जो हमारे ऑपोजिशन है इस टाइम पे और सदर पाकिस्तान का दफ्तर है, वो कहीं मुकाबले में आ रहे हैं कि हुकूमत के और हमारे जो इदारे हैं उनके हवाले से एक तनाव पैदा किया जा रहा है, जिसके नतीजे के अंदर आईनी बहरान को इस शिद्दत से जो है वो बढ़ाया जाएगा कि फिर संभालना मामलात को मुश्किल हो जाएगा। ठीक और है। इसी की वजह पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो परेशान हो गई हैं और ठीक है। उनको वो बार बार ये बात करने पे मजबूर हो गई हैं कि 90 दिन 90 दिन 90 दिन। ये बड़ा अहम ठीक है बात है। अब्दुल्ला साहब, आई एम सॉरी आपको मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। मुझे एक और कमर्शियल ब्रेक लिए कहा जा रहा है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये किस किस्म की फ़ज़ा बन रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक जज फैसला देता है, हुमायूं दिलावर साहब, उसका पाकिस्तान से लेके लंदन तक पीछा किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं, फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे तब्दील करके FIA में भेज दिया जाए। जब उनका तबादला हो जाता है तो फिर एक और कैंपेन चलती है कि जी वो जज साहब भाग गए, उन्होंने माजत कर ली या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इन हालात में इदारे काम कैसे करेंगे? ये तो मुनज़्ज़म ट्रोलिंग हो रही है, बड़ा बड़ा एक मुनज़्ज़म अंदाज में। आप अभी देखें, जब ये चेयरलिफ्ट का वाकया हुआ तो उसके अंदर बजाय इसके कि ये अप्रिशिएट किया जाता कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों की एफर्ट से वो लोग बच गए, जिंदा सलामत अपने घरों को पहुंच गए, उनको एजाज़ात मिल गए, लेकिन हम तो, मैं कहता हूं, किसी बात पे खुश नहीं है। वो यही वाली बात है कि आटा गूंथती है तो हिलती क्यों है, मसला यहाँ ये आ रहा है। अब जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, उन्होंने बकायदा खत लिखा, उन्होंने अपने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया, जिसके ऊपर मेरी इतलात ये हैं कि वो अभी फिलहाल OSD के हवाले से उनकी बात हुई, लेकिन एक्चुअली उनको जो है वो OSD की जगह जो है वो उनको जिम्मेदारी मिलेगी और उन्होंने अपना किरदार अदा उन्हें किया, FIA में काम भेजा जा किया। रहा है। जी, अभी अपनी अपनी मर्जी से जो है वो, ये तो नहीं हो सकता कि जजों की जो है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर हो, मर्जी से जो है उनका उनका फैसला उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। आज ही देख लेना, लतीफ खोसा साहब ने वहां जाके बरहमी का इजहार किया और कहा मैं दोबारा पेश ही नहीं होऊंगा। ये कौन सा तरीका कार है? और लिफ्ट के जो मामला जहां तक है, भाई 12 आदमी की लिफ्ट थी, आप 17 आदमी उसके ऊपर घुस गए, उसके अंदर ओवरवेट हो गया और 45 मिनट के बाद उनको रेस्क्यू भी किया गया। ये एक अच्छा वाकया नहीं था और जी इसके ठीक है। ऊपर उनका तमंचा उड़ाना भी गलत था। लेकिन ये चीज को बजाय अप्रिशिएट करने के, भाई उनको रेस्क्यू कर लिया गया, आप जो है वो नई नई बातें बता रहे हैं, उसको पता नहीं किस किस से जोड़ना चाह रहे हैं। आपने किसको छोड़ा है ट्रोलिंग में? आप जज साहब को तो जज साहब, आपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, आपने जो है माजी के आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, आपने DGISI को नहीं छोड़ा, आपने दूसरे ठीक है। इंटेलिजेंस के 3 अफसरों सारी को नहीं सियासी छोड़ा। जमातें यही करती हैं, आपको पता है अब्दुल्ला साहब। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो आज हम देख रहे हैं कि वो जज जिन्होंने फैसला किया इमरान खान साहब के केस के हवाले से, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने दरख्वास्त की कि मेरे खिलाफ चूँकि सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, जगह जगह मुझे मेरा पीछा किया जाता है, मेरी फैमिली की तस्वीर लगाई जाती हैं, मुझे टारगेट किया गया हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से तब्दील करके FIA में भेज दिया जाए। उन्हें यकीनी बात है, प्रोसेस है, उनको OST किया गया, अब उनका तबादला भी हो जाएगा। उनकी रिक्वेस्ट भी सामने आ गई जिसमें उन्होंने अपने तबादले के हवाले से दरख्वास्त की है। लेकिन उसके बाद से हम देखते हैं सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलती है कि जज साहब के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। इन हालात में इदारे, जज साहबान कौन काम करेगा? फिर फैसले कौन करेगा? फिर क्या अदालतें दबाव के तहत फैसले करेंगी?
देखिए, पिछला पौने 4 साल का दौर अच्छा था या बुरा था, उसको एक तरफ रखिए, मगर कौम जिस तरह से डिवीज़न का शिकार हुई है, शायद कभी इस तरह से नहीं हुआ। लोगों को अपनी इज़्ज़त बचाना जो है ना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है इनसे, और वो बेइज़्ज़ती करके, ठट्ठे उड़ा के और अजीब-ओ-गरीब जो है ना वो हरकतें करके ये खुश होते हैं। तो ये जो है ना ये पिछले पौने 4 साल जो इस गवर्नमेंट से पहले, जो शहबाज़ गवर्नमेंट से पहले के पौने 4 साल थे, ये उसका ये तोहफ़ा है। और इस के लिए जो है ना ये पीटीआई जो है, ना सिर्फ पीटीआई ज़िम्मेदार है बल्कि पीटीआई को लाने वाले भी ज़िम्मेदार हैं। वो इस हद तक चले गए हैं कि कोई शरीफ आदमी जो है वो अपनी राय नहीं रख सकता। अगर आप मतलब फ़र्ज़ करिए कि मैं एक राय रखता हूँ, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। आप उससे इत्तेफ़ाक कर सकते हैं, आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, या क्या, और मुझे राय रखने का हक़ है। मगर वो बाज़ औक़ात राय की वजह से जो है वो जुमले ये करते हैं और साथ में टैग कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये शुरू हो जाता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी हरकत लेकिन नहीं है। कामरान साहब, अगर जज साहिबान इस तरह अपनी दरखास्तें देना शुरू हो जाएंगे कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मैं फेस नहीं कर सकता, फिर तो पार्टियां ये प्रेशर ग्रुप अपनी मर्जी से फैसले करवा लिया करेंगी। आ, इसमें ऐसा है कि पहले पार्टी, जो बाकी पार्टियां हैं, उनपे भी मैं 100% नहीं कह रहा कि मतलब बहुत अच्छे मामला होंगे, मगर फिर भी अखलाकियात का लिहाज करते हैं, या उनकी बड़ी लीडरशिप जो है ना वो कभी इस हद तक अगर उनके इल्म में आ भी जाए कि कोई वर्कर इस तरह कोई गड़बड़ कर रहा है, तो भी उनको स्नब कर देती है कि ये तुम्हारा हक नहीं है। यहाँ पे स्नब नहीं किया जाता, यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो वो पता नहीं अब वो जज साहब बेचारे कितने मुश्किल में हैं, या उसकी फैमिली कितनी मुश्किल में है, ये वो उसकी मिट्टी पलीत करते हैं कि उसके बाद जो है ना उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, जज साहब का ये हक नहीं है कि मुझे कहें कि जी मुझे फलां जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए या मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। मगर अब जिस पे गुजरती है, जहाँ पे कहते हैं कि वो जहाँ पे आग लगी होती है, उस जगह को पता होता है कि आग कैसी है ना। अब हम बैठ के जो है वो सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं, किसी के ठीक है, ख्याल में ज्यादा है, किसी के ख्याल में कम है। बिल्कुल ठीक है। अजहर जावेद साहब, ये लंदन से चीज़ें हम रोज़ाना देखते हैं। हुमायूं दिलावर साहब लंदन गए, उनका पीछा किया जाता रहा। एक नौजवान हमें अक्सर नज़र आता है, लंबे लंबे बालों वाला, शायान मलिक साहब, वो हर जगह पहुंच जाते हैं, जजेस का पीछा करते हैं। ये बरतानवी कानून इस हद तक इजाज़त दे देता है कि लंदन में अगर पाकिस्तानी कोई ऑफिशियल जाए, कोई उसका पीछा करे, उसका मजाक उड़ाए, उस पर आवाज़ें कसे, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करे, अगर ऐसी आज़ादी वहाँ लोगों को मिली रहती है, तो फिर तो पाकिस्तान से ऑफिशियल भी वहाँ नहीं जा सकेंगे। मलिक साहब, इस सारे बैकग्राउंड को अगर आप एक लफ्ज़ में समझना चाहें तो हमारे एक जज साहब ने अदालत में बैठ के कहा था किसी को कि सिसिलियन माफिया। आज मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को उस सिसिलियन माफिया का अल्फा जो मतलब समझ आ गया होगा। सिसिलियन माफिया यही होता है ना कि आप अपनी मर्जी का नतायज हासिल करने के लिए गैर कानूनी दबाव डालते हैं। क्या ये सिसिलियन माफिया की तरह ऑपरेट नहीं किया जा रहा? क्या सिर्फ एक जज दिलावर है? दिलावर के उनके साथ जो कुछ हुआ या लंदन में हुआ, जो पाकिस्तान में उनको धमकियां दी गई, तो क्या ये जज के जो एक इंसाफ करने वाले हैं, मेरे ख्याल वो जस्टिस, मुझे उनका अब नाम नहीं याद, जिन्होंने अदालत में बैठ के ये अल्फाज कहे थे, उनको इस हवाले से माफी मांगनी चाहिए कि जिसको उन्होंने सिसिलियन माफिया क्या था, उसको नहीं, ये उन्होंने उस सिसिलियन माफिया को उन्होंने पैदा किया। ये उनके फैसलों की वजह से है कि ये लोग आज इतने मुंहजोर हो चुके हैं कि लोगों की इज्जत को उछालते हैं सरे बाजार। ये उन फैसलों की वजह से है, उन पनामा के नाम पे, अकामा पे उन्होंने जो नाहल किया, उस वक्त के जो जुडिशरी के लेकिन जजेस थे, अजहर जावेद जस्टिस साहब, साकिब, लंदन जैसे मुल्क में, अगर ये बरतानिया से मुल्क में, लंदन में अगर ये लोग आपके रास्ते रोकें, आपके खिलाफ आवाज़ें कसें, आपके घर के बाहर आ जाएं, आपका जीना मुश्किल कर दें, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है कि मलिक साहब, एक कानून एक हद तक आपको तहरीर और तकरीर और मुजाहरे की इजाजत देता है, लेकिन अगर बदतमीजी होती है तो आप अगर पुलिस को रिपोर्ट करें तो फौरन आती है। हिना भट्ट साहिबा को अगर उसी वक्त जब उनको ट्रोल किया गया, जब उनके खिलाफ आवाजें कसी गई, यहाँ पे तो रूल्स इतने सख्त हैं कि किसी खातून को आप उल्टे अल्फाज से या किसी तरह नहीं कर सकते। अगर वो उसी वक्त 999 पे कॉल करके पुलिस को बुलवाती तो उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। मरियम औरंगजेब साहबा के खिलाफ जब कार्रवाई हुई
जब उनके खिलाफ ये मुजाहरा हुआ, अगर वो पुलिस को बुलाती या पुलिस के खिलाफ उसमें रिपोर्ट करती तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। ये इनकी भी कमजोरी थी कि इन्होंने बरतानवी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो ये शायान अली साहब तो यूनिवर्सिटी में घुस गए जहाँ जज साहब गए हुए थे। वो जज देखे जी, वो शायान अली साहब यूनिवर्सिटी के बाहर थे, उस प्रेमिसेस के बाहर थे जहां तक उनको कानून अलाउ करता था। यह बरतानवी कानून है कि आप मुजाहरा कर सकते हैं, मुजाहरे के तो वो, और उसमें वो मुजाहरे की इजाजत होती है। यहाँ पर तहरीर और तकरीर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर यही जज साहब उनके खिलाफ बाकायदा कंप्लेंट कर देते, पुलिस को कहते, तो मेरा ख्याल है कार्रवाई हो सकती थी। अब ये इन लोगों की भी है कमजोरी है कि ये अपने खिलाफ जो कार्रवाई हो रही होती है, जो उनको बुली किया जा सकता है, ट्रोल किया जाता है, उस पे वो नहीं, उसकी कार्रवाई नहीं करते। मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ काफी चीजें यहाँ पे हुई, जो सोशल मीडिया पे भी उनको ये बनाया गया। उनको कई दफा कहा गया, यहाँ से हमारे दोस्तों ने कहा, उनके दोस्तों ने कहा कि आप इस पे कार्रवाई करें, डेफेमेशन के केस करें, जो कि बड़ा लीगल वैलिड केस था। लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने नहीं कहा। नवाज शरीफ साहब ने भी उनको कहा कि आप केस करें, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा मैं नहीं करना चाहती। तो ये कमजोरी है, इनकी कमजोरी है कि ये लोग कानूनी कार्रवाई के लिए उन्होंने कानून का सहारा नहीं लिया। यही केस इसी के इस तरह हिना परवेज भट्ट साहिबा अगर उसको कानून के साथ लेके जाती, पुलिस को रिपोर्ट करती, 999 को रिपोर्ट करती, एविडेंस के तहत ये लोग गिरफ्तार हो सकते थे। जज दिलावर साहब के खिलाफ हुआ तो ये अगर कानून का सहारा लेते तो मेरा ख्याल है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन ये इनकी कमजोरी थी, इन्होंने अब अजहर जावेद साहब, प्रोग्राम को चूंकि वक्त खत्म हो गया, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, कामरान मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।